कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? तो जितनी कंपनियां हैं देश में, वो जब कमाती हैं तो उनको कुछ टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स का नाम है कॉरपोरेट टैक्स है। तो लिख डालो, कॉरपोरेट टैक्स इम्प्लीमेंटेड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी। कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगने वाला कर। इम्प्लीमेंटेड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगने वाला कर। जी हाँ, कॉरपोरेट टैक्स इम्प्लीमेंटेड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, निगम कर कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको बहुत समराइज करके 15 मिनट में समझाएंगे। मान लो एज अ कंपनी आपके पास 1 करोड़ रुपये आया रिसीविंग, जैसे आपने जो फीस दी है वो कंपनी की रिसीविंग हो गई। अब कंपनी क्या करेगी? कुछ खर्चे करेगी, रेंट, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन। अब जो बचा है, इस बचे हुए पर लगने वाले टैक्स को हम कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं, जितना भी आपने कमाया है। तो किस रेट से लगा रहे हैं? तो लिखो रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स। जी नहीं, खर्चे पे टैक्स नहीं। इसीलिए तो कंपनी खर्चा ज़्यादा बढ़ा के दिखाती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के तुम यही रेट डालोगे कि भाई जो तुम पीने का पानी 3 लाख का दिखा रहे हो महीने का, कहाँ से खरीद रहे हो? बिल तो दो। तो फिर तुमको 1 लाख दे देगा, तो तुमको ठीक है अगले महीने और पानी पीना। ऐसे चलता रहेगा। ठीक, बहुत ड्रामे हैं। मतलब एक ऑफिसर समझदार हो तो बहुत पैसा बना सकता है। क्यों? लूप होल है ये। तो 30-35% कोई टैक्स नहीं देना चाहता है। और ईमानदारी से काम करना चाहो तो बहुत अच्छे मौके हैं, तब टैक्स डिपार्टमेंट में मत जाओ, पुलिस डिपार्टमेंट में जाओ। रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर की दर। रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर की दर इंडियन कंपनी पर 25% की दर से एंड फॉरेनर कंपनी पर 35% की दर। रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर की दर 25% फॉर इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी पर 25%, और 35% फॉर फॉरेनर कंपनी, विदेशी कंपनी पर 35%। समझ पाए? यदि मान लो कोई कंपनी इंडिया की है तो उसको अपने कुल प्रॉफिट पर कितना टैक्स देना होगा? 25%। लेकिन मान लो कोई विदेश की कंपनी है, जैसे वोडाफोन है, ये विदेश की कंपनी है, ये कमाएगी तो उसको अपने कुल प्रॉफिट का 35% देना होगा। अब और यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपके दिमाग में कि मान लो सर ज्वाइंट वेंचर हो जाए तब, यानी भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी मिल के बना लें तब क्या होगा? तब कितना लगेगा? तब थोड़ा सा सीखो। कभी भी एग्रीमेंट जो होगा विदेशी भारतीय का, वो 50-50 के रेशियो पे नहीं होगा। जब भी होगा तो 51-49 में होगा, या 26-74 में होगा, 49-51 में होगा। मान लो 50-50 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विवाद होगा तो निर्णय नहीं हो पाएगा, तो इसलिए किसी का शेयर ज़्यादा रखना पड़ेगा। मान लो इंडियन कंपनी का शेयर ज़्यादा हो, तब कौन सा टैक्स लगेगा? 25% वाला। मान लो फॉरेनर कंपनी का शेयर ज़्यादा हो जाए, तब कौन सा? 35% वाला। तो एक तरीके से देखो तो हम इंडियन कंपनी को प्रमोट करना चाह रहे हैं बजाय विदेशी कंपनी के। अब देखो ध्यान से, कंपनी किसकी है? प्राइवेट की। तो कंपनी कहाँ होगी? भारत में ही कहीं ना कहीं होगी।
तो भूमि किसकी होती है? राज्य की होती है, केंद्र सरकार की होती है? राज्य की। जैसे मान लो गुरुकुल है तो हरियाणा में काम कर रहा है, तो ये टैक्स देगा, तो ले कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हरियाणा क्या कहेगा कि भाई हमारे वहाँ काम हुआ, हमें भी तो कुछ दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इस टैक्स में से स्टेट को भी कुछ पैसा देती है। तो लिखो अगला पॉइंट, कॉरपोरेट टैक्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। निगम कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। निगम कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है। अब मान लेते हैं कि केंद्र सरकार को कॉरपोरेट टैक्स से कितना आया? 100 करोड़ रुपया। हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो इसमें से 58% कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। और बच्चों 42% कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो अगला लिख लो, रेशियो ऑफ डिवीजन, बंटवारे का अनुपात। रेशियो ऑफ डिवीजन, बंटवारे का अनुपात किस रेशियो में बांटते हैं? तो केंद्र सरकार 58%, राज्य सरकार 42%। समझ रहे हो इस बात को कि जितना पैसा आएगा केंद्र सरकार के पास, उसमें से 58% खुद रख लेंगे और 42% किसको दे देंगे? राज्य को दे देंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक बात समझ में आएगी तुमको कि जिस राज्य में ज्यादा फैक्ट्री होगी उस राज्य को ज्यादा टैक्स मिल जाएगा। तो जिस राज्य को ज्यादा टैक्स मिलेगा वो और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करेगा, तो वहाँ और ज्यादा कंपनी आएंगी, फिर वहाँ और ज्यादा टैक्स। वही जो मैंने पहली क्लास में आपको सिखाने का प्रयास किया था कि यदि आप आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति आपको और हेल्प करेगी, और यदि आप पिछड़े रहेंगे तो प्रकृति आपको और पीछे खींचेगी। ये प्रकृति का ही रूल है। तो ये लाइफ में सीखना है बात। यदि आप अच्छा करोगे तो बहुत तेजी से बढ़ते चले जाओगे, और नहीं करोगे तो बहुत तेजी से पीछे खींचोगे। इसका दूसरा मतलब आपके दिमाग में कई बार आता है कि बिहार पीछे क्यों है, झारखंड पीछे क्यों है, उड़ीसा पीछे क्यों है। तो उसका जवाब ये भी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर सुविधाएं कम होंगी, तो कंपनियां नहीं जाएंगी। कंपनी नहीं जाएगी तो ऑटोमेटिक टैक्स नहीं आएगा, तो और पिछड़ापन। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं? पैसा आ रहा है और लगा रहे हैं और लगा रहे हैं और लगा रहे हैं। चलो एक पॉइंट और लिखो, सरचार्ज also implemented on corporate tax। अधिभार भी निगम कर पर लगाया जाता है। सरचार्ज also implemented on corporate tax। अधिभार भी केंद्र सरकार पर लगाया जाता है, सॉरी निगम कर पर लगाया जाता है। सरचार्ज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन कॉरपोरेट टैक्स। अधिभार भी निगम कर पर लगाया जाता है। अब प्रश्न है कि सरचार्ज क्या होता है? तो लिखो, सरचार्ज मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, कर पर लगाकर। टैक्स ऑन टैक्स, कर पर लगाकर। सरचार्ज क्या हो गया? कर पर लगाकर। अब थोड़ा समझना, यदि कोई कंपनी है और उसका प्रॉफिट
1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, और एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट 10 करोड़ से ज़्यादा है। मान लेते हैं ये इंडियन कंपनी है, तो इस पर टैक्स कितना लगेगा बच्चों? 25%। तो जब वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कमा रही होगी, तो उस पर लगने वाला सरचार्ज 7% होगा। और जब वो 10 करोड़ से ज़्यादा कमा रही होगी, तो टैक्स तो उस पर 25% होगा ही होगा। 12% और क्या होगा? सरचार्ज होगा। तो सरचार्ज का रेट क्या हो गया? 7%। कब तक? 10 लाख 10 करोड़ तक की इनकम पर। और 12% कब? जब 10 करोड़ से ज़्यादा कमाएंगे। तो बताओ तो इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 32 से देना पड़ेगा? है? अरे निकम्मो। 25% प्लस 7% और 25%। अब कपड़े के शोरूम में जाते हो तो ऐसे डिस्काउंट देता है। तो क्या लग रहा है तुमको 100% डिस्काउंट दिया है? नहीं, 50% पे 30%, 30% पे 20%। तो बताओ तो 25% का 7% कितना होगा? हाँ, 2% हो जाएगा। 2% हो जाएगा। 25 का 7, 2% हो रहा है। एक एक 1.75। यस। तो ये हो जाएगा 1.75। और ये कितना था? 25। तो ओवरऑल कितना देना होगा? लगभग 27% जो आप बोल रहे थे। और 25% का 12% कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा इसको? 28%। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल बता रहा हूँ, लेकिन ये सब आएगा नहीं एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि कुछ दिन बाद इतना मैथ सीख जाओगे। बस यहाँ कुछ सिखाना था कि मान लो तुमसे एग्जाम में पूछे कि सरचार्ज क्या होता है, तो तुम बता पाओ कि सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। और दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स सेंटर और स्टेट में बांटा जाता है क्या? अभी भी सीखा था कि हाँ बांटा जाता है। और किस रेशियो में बांटते थे? 58 और 42। अब प्रश्न है कि क्या सरचार्ज भी बांटा जाता है? तो जवाब है नहीं। तो एक पॉइंट लिखो, सरचार्ज नॉट डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अधिभार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा नहीं जाता है। नॉट डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा नहीं जाता है। सरचार्ज कंप्लीटली यूजेस बाई, अधिभार का पूरा उपयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सरचार्ज कंप्लीटली यूजेस बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अधिभार का पूरा उपयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट जो आपको सीखना था कि कॉर्पोरेट टैक्स किसका टैक्स है, सेंटर का स्टेट का? में दोनों का कहाँ है? मैंने चार्ट में किसका लिखवाया था? सेंटर का। वो तो सेंटर दे रहा है तो पूरा का पूरा सेंटर का। दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है स्टेट या इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। यही 2 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ये बस वैसे मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल बता दिया है।
इसको एक बार और समझाएं। ठीक। 100 रुपए का 20% कितना? बीच में नहीं बोलेगा कोई। 20 रुपए। 20 रुपए का 10% कितना? सब नहीं कम हो। बोल बच्चे। 2 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 22 रुपये। तो 200 रुपये का 22 रुपये कितना बना? 11। इतना तो आता है। अब आते हैं वापस। हमने कहा 10% प्लस 5% और 10%, तो टोटल कितना परसेंट? नहीं नहीं, प्लीज जिससे पूछो उसको बताने दीजिए। हाँ। कहते इकोनॉमिक्स में मैथ पढ़ा रहे हो। इसको तो सॉल्व कर सकता है। कितना हुआ? 5 हो गया। हटा देते हैं, हम उस पर नहीं आते। यहाँ क्या जानना चाहते हो? हाँ, कैलकुलेशन भूल जाओ। हमने बस ये कहा है जितना टैक्स आएगा उस पर आपको 7% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। आसान कर देते हैं। मान लो उस कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ था, तो 5 करोड़ पे उसको 25% देना है टैक्स के रूप में। तो 5 करोड़ का 25% कितना हो जाएगा? लगभग 1 करोड़ 25 लाख, है ना? अब 1 करोड़ 25 लाख टोटल हुआ। उस पर उसको क्या करना होगा? 7% और टैक्स दे देना होगा। ये मैंने कहा है। एक तो तरीका ये था, और दूसरा तरीका था कि मैं 25% का 7% और निकाल देता। अब ये भी नहीं आएगा तो इसमें तो मैं तो नहीं बता सकता। मुझे तो थियरी पढ़ाना है कि भाई सरचार्ज क्या होता है। जितना टैक्स आएगा छोटी कंपनी पर थोड़ा सा सरचार्ज लेंगे, बड़ी कंपनी पर ज़्यादा सरचार्ज लेंगे। जैसे गुरुकुल मान लो 5 करोड़ कमाए साल का, तो किस स्लैब में आएगा? 7% वाले में। मान लो गुरुकुल 15%, 15 करोड़ कमाने लगे, तो टोटल टैक्स पे उसको क्या करना पड़ेगा? 12% और टैक्स देना होगा। अब हमने कहा कि 25% तो टैक्स देना ही देना है आपको, और साथ में 12% और देना है। तो 12% किसका है? 25 का। तो उसको कैलकुलेट करके देखोगे तो आपने शायद बताया था कि 3% आ रहा था, तो उसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28% हो जाएगा। यहाँ पे दो बातें जो आपको एग्जाम के लेवल पे, जैसे आपके पास असाइनमेंट है कि कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स लगाता कौन है? सेंटर लगाता है। क्या कॉर्पोरेट टैक्स सेंटर स्टेट में बढ़ता है? तो जवाब है कि हाँ। किस रेशियो में बढ़ता है? 58-42। क्या सरचार्ज लगता है? तो जवाब है कि हाँ। फिर आपने बोला जी सरचार्ज क्या होता है, तो हमने कहा टैक्स पे लगने वाले टैक्स को हम सरचार्ज कहते हैं। तो आपने बोला जी किस रेट से लगता है? तो मैंने कहा जो छोटी कंपनी है उस पर 7% लगता है, और जो बड़ी कंपनी है जो 10 करोड़ से ज़्यादा कमाती है उस पर 12% लगता है। अब वो ना तो कैलकुलेट करने के लिए आज तक कभी आया है और ना आएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा छूट है कि वो पॉसिबल ही नहीं। CSR इसमें कटेगा, और अलग अलग बेनिफिट, तो उससे हमें क्वेश्चन ना तो रेट का भी पूछेगा ना कुछ। हाँ, चूंकि पढ़ा रहे थे तो थोड़ा बहुत आपको समझाना जरूरी है कि कैसे कैलकुलेट होता है। अब आप ये पूछोगे जी ये कैसे आया, तो वो थोड़ा सा आपको परसेंट निकालने आना चाहिए। फिर भी मान लो नहीं आ रहा तो अगले 2-4 क्लास के बाद शायद परसेंटेज शुरू हो जाएगा, तो आने लगेगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो परसेंटेज का बेसिक सा क्वेश्चन होगा वो इसी तरीके का होगा कि 2% पर इतना परसेंट का छूट हुआ तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ।
जैसे आपको बेसिक सी टेट के पेपर में जाते हो तो कहते हैं कि एक वस्तु को खरीदने पर 3 वस्तु फ्री दी गई है, तो कितने % का डिस्काउंट दिया गया है। तो ये बिल्कुल मैथ नहीं है, लेकिन हमने मैथ के रूप में इसको कन्वर्ट करके आपसे पूछ लिया है। नहीं कर पाओगे, ये भी टिपिकल मैथ है, क्योंकि इसमें बैलेंस माइंड चाहिए। कितना छूट दिया वैसे? 37% दिया है, 37.5 दिया है, एक खरीदने पे 3 फ्री दिया है, ये ध्यान रख लेना। हाँ अब ठीक हो। तो वो डिपेंड करेगा आपको कि कितना इफेक्टिव उस समय निर्णय ले रहे हो। हेडिंग डालो इनकम टैक्स, आयकर। अगला टैक्स कौन सा था चार्ट में? इनकम टैक्स। जी बच्चे। गुरुकुल का ये कहाँ अंदर आ जाते हो यार तुम? गुरुकुल जीरो प्रॉफिट दिखाता है, हम लोग प्रॉफिट दिखाते ही नहीं, ये खर्चे ज़्यादा दिखाते हैं ये। नहीं, हमारे खर्चे भी बहुत हैं। आप 24 घंटे आपको जैसे भी लाइट जाती है, जैसे किसी के दिन बारिश आती है तो पूरी रात लाइट नहीं रहती है, तो हमारे एक एक सेंटर पे लगभग 30-30 हज़ार रुपये का जनरेटर का तेल लग जाता है। तो 30 हज़ार रुपये तो एक दिन में बहुत ज़्यादा है, और ऐसे 7 सेंटर है तो एवरेज 1.5-1.5 लाख का डीजल डीजल जल जाता है, जबकि वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं था। ऐसे रक्षाबंधन आएगा तो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक जैसे 15 अगस्त था तो हमने एक समोसा, एक कोल्ड ड्रिंक और एक एक दो दो शायद लड्डू दिया था, तो एक एक सेंटर पे हमारे 20-20 हज़ार रुपये खर्चे आ गए। तो खर्चे बहुत है हमारे, ऑनलाइन वाले तो है नहीं। तो इसलिए गुरुकुल ये बात भारत सरकार को समझा करके कि जी खर्चा ज़्यादा है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने कहा बिल दे दो, हम बिल दे देते हैं। तो अभी हम जीरो प्रॉफिट दिखाते हैं घर से नहीं दिखाते हैं यार। हाँ, इनकम टैक्स क्या है? तो लिखो इनकम टैक्स इम्प्लीमेंटेड ऑन 24 जुलाई 1860। आपको आश्चर्य होगा, रिलायंस ने 1991 तक भारत सरकार को 0% दिया था टैक्स, सारा ही जीरो प्रॉफिट में दिखाया, एक्सपेंशन करता गया करता गया। अभी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने आप को जीरो प्रॉफिट में दिखाती हैं। आप देखते होगे ये जोमेटो, स्विगी, ये आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अनअकैडमी, बायजू, ये सब अपने आप को घाटे में दिखाती हैं, इतने हजार का करोड़ का लॉस हुआ। तो ऐसा थोड़ी ना उनको पैसा नहीं आ रहा है, वो जानबूझ के अपना खर्चा दिखा करके घाटा बना के दिखाए हुए हैं। और डॉक्यूमेंट में घाटा है तो आप टैक्स मांग नहीं सकते। तो घाटा प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब क्या करें, आप एक्सपेंशन करते रहें तो वो खर्चे में चला जाए, खर्चे में चला जाएगा तो आपको दिखेगा ही नहीं प्रॉफिट। इसीलिए हर लोग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं ना। सरकार का भी पर्पज क्या है, टैक्स ले करके जॉब देना है। तो मान लो आप बिजनेस कर रहे हो और उससे लोगों को जॉब मिल रहा है, तो सरकार भी आपके प्रति उदार है। आप खुद एक डाटा से देखो, आप लगभग 600-700 रहते हो इस सेंटर पे, 700 लोग या 600 एवरेज रहते हैं। तो क्या लगता है आपके इस 600 लोगों से कितने लोगों को जॉब मिला होगा? इस सेंटर पे कितने स्टाफ होंगे? 25। ये सही डाटा है, लगभग 100। मेस में इसमें 12-13 रहते हैं भाई, सफाई वाले लगभग 16 के आसपास है, गार्ड 4 हैं, टीचर अलग हैं, लाइब्रेरियन 12 से 13 रहते हैं, कंटेंट वाले अलग हैं, ऑनलाइन वाले अलग हैं। वो दिख नहीं रहे होते हैं। चलो मान लेते हैं 100 लोग को डायरेक्ट जॉब मिला, क्या इनडायरेक्ट गांव में बहुत लोगों को नहीं जॉब मिल गया? जब आप शाम को जा रहे हैं तो दुकान वाले आपका वेट नहीं कर रहे हैं कि भैया कब चाय पियेंगे, चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे। तो वो ऐसे बहुत सारे लोगों को जॉब मिला है। क्या आप यहाँ तक आए तो ऑटो टैक्सी वाले को जॉब नहीं मिला? ये है सरकार का प्लान। यदि आप कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो हम आपके साथ सहमत हैं,
करिए। पर्पज ये है कि वो मल्टीपल होना चाहिए, उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो इसलिए सरकारें इस चीज़ पर उदार रहती हैं कि ठीक है, गलत तरीका नहीं होना चाहिए, उचित तरीका है, और आप हमें डाटा में दीजिए, घाटे में है कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट में जब आइएगा तो टैक्स दे दीजिएगा। तो यदि हम 700 लोग को पढ़ा करके 100 सवा 100 लोगों को हम जॉब दे पा रहे हैं, तो इसलिए ये बेहतर प्लान है। ऑनलाइन में उल्टा हो गया है, वो 1-1 2-2 लाख लोगों को पढ़ा लेते हैं और जॉब कम लोगों को मिलता है। अमेजन फ्लिपकार्ट के आने से देखो छोटी छोटी दुकानों को बहुत लॉस हुआ। क्यों? अब प्रोडक्ट सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, सीधे होलसेलर से कंज्यूमर तक पहुंच जा रहा है, आप तक, फैक्ट्री से डायरेक्ट। तो आपको हमको क्या फायदा हुआ? 200-400 सस्ता पड़ गया। लेकिन आप देखिए कितने लोगों को नुकसान हुआ, होलसेलर को नुकसान हुआ, रिटेलर को नुकसान हुआ। उस रिटेलर शॉप पे 2-4 लोग जॉब करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, दुकान से बिजली का बिल, रेंट, तो बहुत सारे लोगों को लॉस हो रहा है। इसीलिए देखो हो क्या रहा है कि एक तबका है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास है ही नहीं। तो ऐसा ग्रोथ का मॉडल होगा तो कुछ ही लोग बेनिफिट में आएंगे, और ये उचित नहीं है। जब आप कोई बिजनेस करोगे तो आप एक बड़ा सा शोरूम खरीदोगे, मेन रोड पे दुकान बनाओगे, कई 100 करोड़ रुपए खर्च करोगे या कई करोड़ खर्च करोगे, और अचानक एक दूसरा आदमी आएगा, वो इंस्टाग्राम पे अपने आप को पॉपुलर करेगा और खुद का चॉकलेट का ब्रांड बना देगा, और वो बैठे बैठे बेचेगा, और आपने करोड़ों की फैक्ट्री बना ली, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अभी बिजनेस का मॉडल अलग हो गया है। तो ये चीज़ आपको भी सीखना है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो किस मॉडल से। अब जैसे ध्यान से देखो, मैक्सिमम कॉलेज स्कूल फ्लॉप हो रहे हैं और कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा मैसेज नहीं है कि जो व्यक्ति एजुकेशन में आके पैसा लगाया और उसको लॉस हो रहा है। एजुकेशन तो वेलफेयर के लिए था, सेम हॉस्पिटल में हो रहा है। तो सरकार इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार है कि यदि कुछ अच्छा करें तो हम उनको छूट देंगे। यही सब चीज़ें सीए आपको सिखा रहा होता है कि देखिए यहाँ पर छूट है, यहाँ पर। अभी सरकार ने आपको, आम आदमी को भी तो दे दिया, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अभी सीखने वाले हैं। तो हमने क्या कहा बच्चों, इनकम टैक्स कब बनाया गया 24 जुलाई 1860 को। इसीलिए 2010 से हर साल 24 जुलाई को क्या मना रहे हैं हम, इनकम टैक्स डे मनाते हैं। जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे तो आप इस डे को सेलिब्रेट करेंगे। अभी देखा हो 2-4 दिन पहले एक नया लॉ आ गया इनकम टैक्स को लेकर के, कि अब सरकार आपके सोशल मीडिया को भी एक्सेस कर सकती है आपके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए। इसमें कोई विरोध नहीं कर सकते, आपके व्हाट्सएप से लेके मेल तक को। एक नया लॉ और आने जा रहा है आज, यदि कोई एमपी, एमएलए, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर 30 दिन से अधिक जेल में रह गया तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म कर दी जाएगी। अभी वो लॉ कितने तक के लिए है? 2 साल तक आप जेल में रहे हैं तो आप अगले 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी का लॉ ये। जैसे लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि 2 साल तक जेल में रह चुके हैं, अब उनके बेटे जी लड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से नया लॉ आज आने जा रहा है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि इनकम टैक्स कब लागू हुआ, तो हमने कहा 1860 में। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा कार्य कर रहा है, किस अधिनियम के तहत लगाया जाता है, तो लिखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज वर्किंग इन इंडिया। आयकर अधिनियम 1961 भारत में कार्य कर रहा है। आयकर अधिनियम 1961 भारत में कार्य कर रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज वर्किंग इन इंडिया। इसका दो मतलब हुआ। लगा कब पहली बार? 60 में। और अभी जो लग रहा है वो किस कानून के तहत लग रहा है? 1961 के तहत। जो अभी नया कल बिल प्रस्तुत किया गया है, अमेंडमेंट बिल 2025, वो इसी के नाम से प्रस्तुत किया गया है। मीनिंग क्या है इस बात को समझो थोड़ा सा। जैसे जीएसटी का एक्ट आया 2016 में, लेकिन जीएसटी लागू कब हुआ?
1 जुलाई 2017। तो जब भी आप पढ़ोगे इन फ्यूचर या हम पढ़ाएंगे तो जीएसटी एक्ट 2016, इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट कब है? 1961। जैसे आरटीआई सुना होगा, आरटीआई एक्ट कब आया? 2005 में। लागू कब हुआ? 2006 में। तो उसी तरीके से ये लागू हुआ था 1860 में, लेकिन एक्ट कौन सा कार्य कर रहा है? 1961। दोनों बात समझ पाए कि कानून कब आया? 61 में, और लागू कब हो गया था? 1860 में। अब प्रश्न है कि कितने तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। तो एक चार्ट बनाते हैं। बनाइए साथ के साथ। इनकम, आय, रेट ऑफ टैक्स, कर की दर। बताओ कितने तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है? 12 लाख। 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स देना होगा। 8 लाख से 12 लाख पर 10% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 16 लाख पर 15% टैक्स देना होगा। 16 लाख से 20 लाख पर 20% देना होगा। 20 लाख से 24 लाख पर 25% टैक्स देना होगा। 24 लाख से 50 लाख पर 30% टैक्स देना होगा। 50 लाख से 1 करोड़ पर 30% प्लस 10% सरचार्ज। अभी हमने सीखा था सरचार्ज क्या होता है। अधिभार। 1 करोड़ से 5 करोड़ पर 30% प्लस 15% सरचार्ज। 5 करोड़ से अधिक कमाने पर 30% प्लस 20% अधिभार। देखो और बताओ।
अब थोड़ा सा टिपिकल करें इसको। मैं तो डर और लगने लगा, तुम लोगों को कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा है। नहीं चलो अपनी तरफ से हम ट्राई करते हैं। लिख दिए? मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति 40 लाख कमाता हो तो कुल कितना टैक्स देगा? मुझे नहीं पता 30%, मुझे एग्जैक्ट डाटा की इतना देगा। 40 लाख कमाता है, कुल कितना टैक्स देगा? 40 लाख पे 12 लाख देगा। क्या सबका 12 लाख ही है? तो चलो हम बिना किसी संकोच के बताते हैं गलत है। 1,20,000। सोच के देखो, इन्हें 40 लाख का 30% डाटा निकाला तो 1,20,000 आया है। और 3% निकाला तो कितना आएगा राजकुमार? कितना देगा? 1,20,000। किस हिसाब से 1,20,000 पहुंचा रहे हो तुम? 3% निकाल दे रहे हो क्या? चलो, हमने कहा 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देगा। और 4 लाख से 8 लाख पर कितना देगा? 5%। तो 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000 रुपये। और 8 लाख से 12 लाख पर 10% देगा। तो 8 लाख से 12 लाख का 10% कितना होता है? 4 लाख का 40,000 रुपये। 12 लाख से 16 लाख पर 15% देगा। तो ये 4 लाख का 15% कितना होता है? 60,000 रुपये। 16 लाख से 20 लाख पर 20%। तो 4 लाख का 20% कितना होगा? 80,000 रुपये। और 20 लाख से 24 लाख पर कितना देगा वो? 25%। तो 4 लाख का 25% कितना होगा? 1 लाख रुपये। और फिर मैंने कहा 24 लाख से 40 लाख पर 30%। तो कितना हो गया? 16 लाख। 16 लाख का 30% कितना? 4,80,000 रुपये। तो अब आप यदि इसको पूरा जोड़ेंगे तो 60, 60 एक 20 और 80, 2, 3, तो 7,80,000 रुपये देगा। पता नहीं आप लोगों का क्या क्या आ रहा था। किसी का 12 लाख आ रहा था, किसी का 1,20,000। डायरेक्ट नहीं लगेगा। चाहे मुकेश अंबानी टैक्स दें, हम और आप दें, सब इसी स्लैब से गुजरेंगे। छूट तो सबको 4 लाख तक की मिलनी चाहिए। 8 लाख तक सबको 5% ही देना है। अब 40 लाख को ब्रेक करो, जोड़ो। 16 4 20, 24, 28, 32, 36 और 4, 40 हो गया। समझ पाए थोड़ा बहुत? ये भी कभी आज तक नहीं आया एसएससी में कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, ये जरूर आया कि यदि कोई व्यक्ति 15 लाख कमाता है तो किस स्लैब में आएगा? 15 लाख कमाता है तो किस स्लैब में आएगा? 15% वाले। 40 लाख कमाता है तो किस स्लैब में आएगा? 30% वाले। एक क्वेश्चन और करें? चलो, यदि कोई व्यक्ति 60 लाख कमाता है, 60 लाख, तो कितना टैक्स देगा? फिर परसेंट बता रहे हैं, मुझे अमाउंट बताइए जोड़ के। 60 लाख, 60 लाख कमाता है, कितना टैक्स देगा?
13,80,003। एक ऑप्शन बचा हुआ है, 18,04,000। चलो चेक करते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। तो ये तो तुम समझ सकते हो बच्चों कि यहां तक तो सेम ही होगा, इसी तरीके से ब्रेक होगा नए के लिए भी। 4 लाख तक जीरो, फिर 5%, फिर 10। तो इसको एज इट इज यूज कर लें या दोबारा करें? ये इसको एज इट इज यूज करते हैं। अब रही बात 24 लाख से 50 लाख के बीच में, इस पर कितना लगने वाला है? 30%। तो 24 लाख से 50 लाख के बीच का गैप कितना होता है? 26 लाख। और 26 लाख का 30% कितना हुआ? 7,80,000 रुपये। 7,80,000 रुपये। फिर हमने सीखा कि 50 लाख से 60 लाख पर 30% और प्लस 10%। तो ये कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख का 30% कितना? 3 लाख। और 10% क्या है? ये सरचार्ज है। तो सरचार्ज का मतलब क्या था? टैक्स ऑन टैक्स। तो कितना टैक्स है? 3 लाख। 3 लाख का 10%, 30,000। जोड़ने पे कितना आ रहा है? 14,10 आ रहा है। पक्का? किसी का सही था? एक बच्चे का था, दो का। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि दिल टूट रहा था, डर लग रहा था कि एक का भी सही नहीं हो रहा। तो ऐसा तो नहीं सारे टैलेंटेड बच्चे इसी बैच में थे? नहीं आया, कोई टेंशन नहीं लेना है, आज तक नहीं आया एग्जाम में। बस ये सिखाना था कि कैलकुलेट कैसे होता है। यदि आप सीख गए तो ठीक है, नहीं सीखे तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। लेकिन इतना सीखना आना चाहिए, क्योंकि सब ठीक रहा तो जीवन भर यही कैलकुलेट कर रहे होंगे आप कि इस बार इतना कमा लिए तो कितना टैक्स देना है, कैसे चोरी करना है, ये सारा का सारा। अब एक प्रश्न है कि इनकम कहाँ कहाँ से आती है? ये तो हुआ इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स का रेट क्या है। अब इनकम आती कहाँ कहाँ से? तो हेडिंग डालिए, सोर्सेस ऑफ इनकम, आय के स्रोत। सोर्सेस ऑफ इनकम, आय के स्रोत। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। कल यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय बनते हैं तो आपका जो इनकम होगा किस कैटेगरी में माना जाएगा? सैलरी वाले कैटेगरी में। दूसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, व्यवसाय से आय। इनकम फ्रॉम बिजनेस, व्यवसाय से आय। सबसे ज़्यादा करप्शन यही करता है, क्योंकि इसका खर्चे का लिमिट नहीं, इनकम का कोई फिक्स नहीं। तो अपनी सुविधा से कभी खर्चा ज़्यादा दिखा के, इनकम कम दिखा करके टैक्स की चोरी करता है। सैलरी वाले के साथ दिक्कत क्या है कि उसका फिक्स है, अकाउंट में आएगा जनरली, तो वो देना ही पड़ेगा। चलो तीसरा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी प्राप्ति से आय।
कैपिटल गेन पूंजी प्राप्ति। पूंजी प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है? जैसे मान लो आपने कोई शेयर खरीदा शेयर मार्केट में, 50 लाख का शेयर खरीदा और 60 लाख में बेच दिया, तो आपको गेन कितने का हुआ? 10 लाख का। तो आपको 10 लाख का गेन हो गया। दूसरा हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ की और 3 करोड़ में सेल कर दिया, तो 1 करोड़ का आपको गेन हो गया, तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ आदमी ब्लैक में ले रहा होता है, तो वो सरकार के रिकॉर्ड में है ही नहीं। ऑनलाइन 40 लाख का है तो ऑनलाइन 40 लाख में बेच रहा हो, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के यही सब तुमको चेक करना होगा। चौथा, इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से जो तुम इनकम कर रहे हो, अब जैसे ये कॉलेज है तो ये इनके प्रॉपर्टी से जो इनको रेंट हम दे रहे हैं, तो ये इनको टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो ये कहे नहीं मैं तो कैश में लूँगा, तो वो टैक्स की चोरी हो जाएगी। हमने क्या कहा कि नहीं हम तो ऑनलाइन ही देंगे, तो उनका ठीक है, इस पर जीएसटी लगेगा। हमने कोई बात नहीं, हम जीएसटी दे देंगे। और पांचवा है बच्चे, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी पे हिंदी में भी हाउस प्रॉपर्टी का अच्छा, घर और प्रॉपर्टी से आए, घर और प्रॉपर्टी से आए। जैसे आपके घर पे भी किराएदार रखे होंगे आपने, यदि आप उसका पेमेंट ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है उसमें सब अब रीड होने जा रहा है। आपका पेटीएम, आपका गूगल पे, आपका सब। और सरकार आपसे पूछेगी कि ये जो महीने में हर महीने 20,000 आ रहा है ये है क्या, ये तो बताओ। तो आप बताओगे जी ये मैंने किराए पे दिया हुआ है, तो सरकार आपसे जीएसटी मांगेगी, आपसे इनकम टैक्स मांगेगी। तो कोशिश करिए अब अपने किराएदार से कैश में लीजिए, और नहीं तो नया लॉ के तहत 2 लाख से ज़्यादा का किसी का साल का ट्रांजैक्शन हुआ है, किसी का भी किसी भी तरीके से महीने साल में 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किए हैं, तो आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। लास्ट बजट से इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना होगा, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो सिर्फ 7% लोग इनकम टैक्स देते थे, अभी लगभग 22% लोग पहुंच गए इनकम टैक्स में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सख्ती दिखाई, हर चीज़ पे ट्रैकिंग सिस्टम कर दिया, हर जगह केवाईसी को लागू कर दिया। तो इससे धीरे धीरे सरकार के पास टैक्स का कलेक्शन बढ़ने लगा। तो अभी आप भी बहुत सोच समझ के पेमेंट लीजिएगा। खैर, हालांकि आप सबकी इच्छा है कि इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजें आपको, ताकि आप लगे कि हम इतना कमा रहा हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पांचवा है अदर सोर्स, अन्य स्रोत। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अन्य स्रोत से आए। अदर सोर्स क्या क्या हो सकता है? तो अदर सोर्स में हो सकता है आपको कोई गिफ्ट दे दे। जब आपकी शादी होगी तो आपकी लड़की पत्नी के पापा आपको गिफ्ट देंगे, तो जब वो नाराज हो जाएगी तो उसको दहेज बोल देगी और फिर आप जेल चले जाएंगे, और जब तक खुश है तब तक वो गिफ्ट है। तो सोच समझ के लीजिएगा गिफ्ट। दूसरा, गिफ्ट के बाद आ जाओ अवार्ड। कई बार आप केबीसी में पैसा जीत के आ रहे हो, लॉटरी में पैसा जीत के आ रहे हो, तो वो इसी अदर कैटेगरी में आएगा। कई बार आप, ये ड्रीम 11 चल रहा है, अभी नया लॉ आ गया, पता चला हो,
कल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया है कि गैम्बलिंग ऐप सब बंद किए जाएंगे। तो कभी हमारे एलविश यादव हैं, उनके घर किसी ने गोली वोली मार दिया 24 राउंड। कहा कि जितने लोग ये इस तरीके गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करोगे सबको मारेंगे। नहीं मारा नहीं, घर पे फायरिंग किया है। मतलब ये दिया, यदि आप लोगों ने ये बंद नहीं किया, कोई भाऊ करके कोई बदमाश है, हरियाणा का है, आप ही लोग के एज का 20-22 साल का लौंडा है, दुबला पतला सा, और किसी को भी धमकी देता है, तो उन्होंने दिया है। तो सरकार ने जस्ट अगले दिन ही एक लॉ पास किया कि भाई गैम्बलिंग ऐप तो गलत है। आप में से भी कई बच्चे फंस जाते हैं 150 के चक्कर में। और जैसे मुरथल में किसी बच्चे का 4-5 लाख रुपए तक डूब गया, बड़ी मुश्किल से फिर हम लोगों ने उसको बचाया। बड़ी उल्टे सीधे कॉल भी आते हैं फिर, लोन पे लोन, लोन पे लोन। खैर, तो ये हो गया इनकम के सोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन, इनकम के कितने सोर्स हो सकते हैं? कितने सोर्स हो सकते हैं? तो ध्यान से देखो, इनकम के अनलिमिटेड सोर्स हो सकते हैं। पांचवें सोर्स में क्या लिखा गया है? अदर। हाँ, कैटेगरी कितनी है? 5। जैसे आजकल देख रहे होगे इंस्टाग्राम से भी कुछ लोग कमा रहे हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से भी कुछ कमा रहे हैं, तो सब किस में जाएगा? अदर सोर्स में। क्योंकि अभी हमने उसको बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखा है, अभी वो इन्फ्लुएंसर हैं जो किसी को भी इन्फ्लुएंस पॉजिटिव निगेटिव कर देते हैं। खैर, तो पहला पॉइंट था कि इनकम कैसे लग रहा है, दूसरा पॉइंट था कि इनकम के सोर्स क्या क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है कि इनकम टैक्स पर एक टैक्स और लगता है, तो लिखो 4% एजुकेशन सेस, 4% शिक्षा उपकर एंड तथा हेल्थ सेस also implemented on income tax। 4% शिक्षा उपकर तथा स्वास्थ्य उपकर भी आयकर पर लगाया जाता है। 4% एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन इनकम टैक्स। 4% शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर भी आयकर पर लगाया जाता है। एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन इनकम टैक्स। 4% शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर भी आयकर पर लगाया जाता है। ये क्या होता है वो सीखें। तो एक हेडिंग डालिए, सेस उपकर। तो हमने क्या कहा बच्चों? सेस उपकर लिखिए। सेस मीन्स, उपकर का अर्थ है टैक्स ऑन टैक्स, कर पर लगा कर। टैक्स ऑन टैक्स। अब देखिए, सरचार्ज में भी मैंने यही बताया था। तो प्रश्न है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लिखिए, सेस इम्प्लीमेंटेड फॉर एनी स्पेशल पर्पज। उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। इम्प्लीमेंटेड फॉर एनी स्पेशल पर्पज, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। अब थोड़ा समझो इसका मतलब। मान लो सरकार को
कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो एक तरीका है सरकार उस चीज़ के लिए लोगों से पैसा मांग ले। तो पता चला कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो दूसरा तरीका है कि जिनके पास है उनसे थोड़ा सा मांग ले। तो हमने क्या कहा कि जितना आप इनकम टैक्स दोगे उस पर कुछ नहीं करना, 4% और दे देना। जैसे भी हमने जोड़ा था 14,10,000 आया था, उस 14,10,000 पे 4% और दे देंगे। और ये जो पैसा आप देंगे इसको हम किसी पर्पज के लिए खर्च करेंगे। और वो पर्पज क्या है? एजुकेशन। आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, RTE, राइट टू एजुकेशन। 2002 में लॉ बनाया गया और कहा गया कि हर बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो बच्चे ने कहा लेंगे तब तो दोगे। तो हमने कहा नहीं, ध्यान से सुनो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी तुमको लेना ही होगा। तो हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसको भारत में पढ़ना कंपलसरी है। अब बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे ने कहा कि भाई मैं ड्रेस पहन के तो आऊँगा, ऐसे तो आऊँगा नहीं। हमने कोई बात नहीं, ड्रेस भी हम देंगे। फिर बच्चे ने कहा कि भाई मुझे भूख भी लगेगी। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुमको खाना भी देंगे। फिर बच्चे ने कहा जी मैं जूता पहनूंगा। हमने कहा जूता भी देंगे। बच्चे ने कहा बुक मैं नहीं खरीदूंगा। हमने कोई बात नहीं, बुक भी देंगे। फिर बच्चे ने कहा बुक मैं हाथ में लेके नहीं आऊँगा। हमने कोई नहीं, बैग भी देंगे। तो जब इतना कुछ देंगे तो टीचर भी देना पड़ेगा, तो टीचर को भी खर्चा देना होगा। तो ये पैसा देगा कौन? तो बोला कि सरकार। तो अब आगे चल के पढ़ोगे शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है, सेंटर की, स्टेट की, या दोनों की? दोनों की। तो सेंटर ने कहा सरकारें देंगी, राज्यों ने कहा सरकारें नहीं देंगी, सरकार देगी। और वो दोगे आप, केंद्र सरकार। हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तो सेंटर ने कहा कोई बात नहीं, हम इनकम टैक्स पे टैक्स लगा देते हैं और जो भी पैसा आएगा वो आपको दे देंगे एज ए स्टेट, लेकिन आप इसको लागू करो। तो क्या मतलब हुआ, जो पैसा आ रहा है वो किसके लिए लाया गया? शिक्षा के लिए। इसी बीच में 2020 में कोरोना आ गया। तो आप देखो कि कोरोना में लोग इसलिए नहीं मरे कि लोग बीमार हो गए, कोरोना में लोग इसलिए मरे कि इलाज नहीं मिल पाया। तो हुआ कि हॉस्पिटल भी खोलना जरूरी है। तो फिर राज्य सरकारों ने कहा भाई पैसा नहीं, हम तो नहीं खोल पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। तो कोरोना से पहले ये 3% लगा करता था, और 3% पूरा का पूरा किस पे जाता था? शिक्षा पर। फिर कोरोना के बाद हमने क्या किया, 1% और जोड़ दिया, और अब 4 लगा रहे हैं। और वो 4 के 4 राज्य को दे दे रहे हैं कि आपको जितना मन करे शिक्षा पे खर्चा कर लेना, जितना मन करे स्वास्थ्य पे खर्चा कर लेना, मर्जी है आपकी। मतलब ऐसा नहीं कि 3 इन पर 1 इन पे, आप जिस पे खर्च करो। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कोरोना के बाद कहीं भी राज्यों ने कोई हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी संख्या में कुछ नहीं किया है। और फिर कोई दिक्कत आएगी तो फिर मरेंगे सब, क्योंकि सरकारें बहुत अच्छे से हमारे मेन मुद्दे से हमें भटका देती हैं। मान लो मुझे नहीं पढ़ाना हो तो मैं इधर उधर की बात करूं तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, जाति धर्म की। तो सरकारों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए अभी देखो कि घर में कोई बीमार हो रहा है तो घर के लोग पैसा लगा रहे हैं। आपको रोजगार नहीं मिला तो आपके घर वाले पैसा लगा रहे हैं तो आप पढ़ने आ रहे हो। ये तो जिम्मेदारी सरकार की थी। आप ग्रेजुएट हो गए, आप सोच के देखो, ये बच्चा ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएशन के बाद दोबारा क्यों पढ़ाई करेगा ये? यदि दोबारा पढ़ाई करना पड़ा तो उसका 15 साल का पढ़ाई का जो खर्चा है वो कौन देगा भाई? एक तो जीवन का इसका 20 साल हम वैसे खा गए, और फिर 1-2 साल पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा सिस्टम क्या है, जीरो। लेकिन चूंकि मजबूरी है तो घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, इसने कहा कोई बात नहीं मैं मेहनत करूंगा दोबारा। घर वालों ने कहा ठीक है मैं पैसा दे दूंगा। लेकिन ये सारा काम किसका था? सरकार का। लेकिन सरकारों ने ये हमारे आपके अंदर डाल दिया कि भाई पढ़ने का खर्चा तो खुद देना पड़ेगा, हेल्थ का खर्चा खुद देना पड़ेगा। अरे तो तुम किस लिए हो? कहा जी हम तो चुनाव लड़ेंगे ना। तो ये खैर, तो हमने क्या कहा कि 4% क्या लग रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर। तो हमने पूरी कहानी बता दी। तो अब आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि सेस क्यों लगाते हैं, कोई पर्पज के लिए। सरचार्ज का कोई पर्पज नहीं है, सरचार्ज सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए।
जैसे कल हमने बोला था कि फाइन का पर्पज रेवेन्यू नहीं है, फाइन का पर्पज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। यहाँ भी वही, इसका पर्पज किसी उद्देश्य को पूरा करना, इसका पर्पज सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, और ज्यादा और ज्यादा। तो दोनों में अंतर समझ पाए? सरचार्ज ले रहा है पूरा का पूरा सेंटर, सेस ले रहा है स्टेट कि लो और अपने लिए कार्य कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हमने सीखा इनकम टैक्स क्या है, इनकम कहाँ से आता है, और इनकम पर सरचार्ज भी लगता है। सरचार्ज कितने से ज़्यादा के इनकम पे लगता है? तो हमने सीखा कि सरचार्ज 50 लाख से ज़्यादा के इनकम पर लगता है 10% के रेट से, 1 करोड़ से 5 करोड़ के ऊपर 15% के रेट से। अब जैसे इसको मान लो मैथमेटिकली मैं यहाँ सॉल्व करूँ, ये तो ईजी आपको आना चाहिए। ये एग्जैक्टली कितना बनेगा? ये बनेगा 33%, 10% 30% का। ये कितना बन जाएगा? 34.5% बन जाएगा, 30 का 15%। और ये कितना बन जाएगा? 36%। लेकिन मान लो मैं 33 लिख देता, तो फिर वही पॉइंट, इसको भी बांटना पड़ता है स्टेट के बीच। अभी सिर्फ सेंटर स्टेट के बीच कौन सा बट रहा है? 30 30। ये 15% पूरा का पूरा कौन ले जाएगा? सेंटर। नोट करके भी लिख लो, इनकम टैक्स ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आय कर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है। इनकम टैक्स ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आय कर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है। इनकम टैक्स, आयकर ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आयकर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। रेशियो क्या होगा? वही रेशियो, रेशियो ऑफ डिवीजन। 58% कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 42 कौन लेगा बच्चों? स्टेट। अब इसका मतलब समझो, जैसे मान लो मैं आज के डेट में रेजिडेंट हूँ कहाँ का? दिल्ली का। तो मैं जो भी इनकम टैक्स दे रहा हूँ उसका 58% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, और 42% दिल्ली गवर्नमेंट को मिल जाता होगा। मान लो मैं रेजिडेंट होता हरियाणा का, तो मेरा 58% लेके बाकी 42 किसको मिलता? हरियाणा। फिर यहाँ पे वही गेम है कि जो राज्य फैसिलिटी से संपन्न होंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहेंगे, तो ऑटोमेटिक उस राज्य को और ज़्यादा टैक्स मिलेगा, तो राज्य और आगे बढ़ेगा। और जो राज्य नहीं अच्छा होगा, ऑटोमेटिक लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे, तो उस राज्य को और कम पैसा मिलेगा, और राज्य और पीछे रह जाएगा। लक्ष्य, कोई लक्ष्य है बच्चों आप में से? दो लोग। मेन टैक्स बांटा जाता है किसके किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच। 58% सेंट्रल गवर्नमेंट, 42% स्टेट। सरचार्ज जब भी होगा तो जिसका टैक्स होगा वही लेगा। मान लो सेंटर का टैक्स है तो सेंटर ले लेगा, स्टेट के वाले पे लेगा तो स्टेट ले लेगा, वो बटेगा नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ पूछना हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। सेस डिवाइड किया जाता है, सेस जिसका लिए लगता है उसी को दे दिया जाता है। इमेजिन करो वो एजुकेशन सेंटर को देना होता, सेंटर रख लेता। तो आपके प्रश्न का जवाब है नहीं, जिसका होता है उसी को मिलता है, जिसके लिए लगाया गया। इसको दो चार एग्जाम्पल समझो। बहुत समय पहले क्लीन इंडिया सेस लगा था, स्वच्छ भारत अभियान, तो वो पूरा का पूरा सेंटर रखता था क्योंकि क्लीन इंडिया की जिम्मेदारी सेंटर ने ली थी। बहुत समय पहले डिफेंस सेस लगा था, हमारे डिफेंस सैनिकों के मदद के लिए। तो समय समय पे सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से लगा। जैसे अभी आपके ऊपर खर्चा किस चीज़ का हो रहा है? पढ़ाई का। कल होकर के आपकी जब पढ़ाई हो जाएगी तो आपके घर वाले खर्चा करेंगे आपकी शादी पे। कल होकर के आप बीमार हो जाओगे तो आपके लिए घर वाले खर्चा करेंगे आपके इलाज पे। तो पर्पज क्या है? अलग अलग। उसी तरह के शेष का भी पर्पज अलग अलग समय पे अलग अलग हो सकता है। आज के डेट में हमारे लिए एजुकेशन और हेल्थ मेन प्रायोरिटी पे रखा गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? तो हमने सीखा कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। और किसका टैक्स है? सेंटर का। अब एक पॉइंट लिखो, इनकम टैक्स इज द डिग्रेसिव टैक्स। आयकर अवगामी कर है। आयकर
अवगामी कर है। हाँ, अगला पॉइंट, इनकम टैक्स इज द डिग्रेसिव टैक्स, आयकर अवगामी कर है। अवगामी कर क्या होता है? यानी एक नया टैक्स हमने आपके सामने रख दिया, तो लिखो एक पॉइंट, टैक्सेस डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी, करों को 4 प्रकार से बांटते हैं। टैक्सेस डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी, करों को 4 प्रकार से बांटते हैं। पहला, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगामी कर, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगामी कर। दूसरा, रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, अनुगामी कर। तीसरा, प्रोपोर्शनल टैक्स, अनुपातिक कर। और चौथा, डिग्रेसिव टैक्स, अवगामी कर। अब देखो आपके असाइनमेंट में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इन 4 पे है। चलो कुछ क्वेश्चन, हालांकि दिक्कत ये है कि नीचे ही आंसर लगा हुआ है, तो अब बता ही दोगे। क्वेश्चन नंबर 43 बताना आप लोग, 43 नंबर 43। हैं बच्चों? इंटरटेनमेंट टैक्स है ना। प्रॉपर्टी टैक्स किसका है? स्टेट का, लेकिन कैसा है? डायरेक्ट। इनकम टैक्स कैसा है? सेंटर का, लेकिन कैसा? डायरेक्ट। कॉरपोरेट टैक्स कैसा है? डायरेक्ट। किसका? सेंटर का। चलो ये कर लोगे आप बता दो 34 नंबर क्वेश्चन। सीधे बच्चा आंसर मत देख लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, हो सकता है आंसर गलत हो। डायरेक्ट टैक्स, सिंपल सी बात है, जिस पे लगे वही दे दे, डायरेक्ट टैक्स। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन, अभी आपने देखा था कैपिटल गेन कैसा था? इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स था। कॉरपोरेट टैक्स भी कैसा था? डायरेक्ट टैक्स था। और इनकम टैक्स भी डायरेक्ट। तो बच कौन सा गया? जीएसटी। ठीक। अभी देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, थर्टी वन। अभी आपको नहीं पता है, अभी हम सिखाएंगे इसको। 28 नंबर क्वेश्चन बताओ। ट्वेंटी एट क्या पूछ रहा है? कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया। कौन सा इनडायरेक्ट नहीं है? तो बात क्या हो गया, कौन सा डायरेक्ट है? तो वेल्थ टैक्स डायरेक्ट है, हमने लिस्ट में लिखाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स। तो ये आपके रटे होने चाहिए एटलीस्ट। 26 नंबर बताओ। जीएसटी।
24 नंबर बताइए। जब जो 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 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पर निशान भी लगाते रहना है क्वेश्चन के, ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, ये नहीं बचा के रखना है उसको बाद के लिए। क्या 24 समझ पा रहे हैं? ठीक, फिर आ जाइए आप 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर। हो जा रहा है 19? 19 कर पा रहे हैं? क्योंकि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी किसका है? सेंटर का। तो बच गया कौन सा? स्टेट का। ये आप तभी कर पा रहे होंगे जो हमने कल पढ़ाया उसको जाकर रिवीजन किए होंगे, तब नहीं किए होंगे तो नहीं होगा। 17 नंबर क्वेश्चन। कल हमने बताया था प्रोफेशन टैक्स कौन लगाता है। प्रोफेशन टैक्स कौन लगा रहा था? राज्य सरकार। गुड, बहुत अच्छा। 15 नंबर क्वेश्चन। कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, या सिंपल वर्ड में कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? तो इनकम टैक्स डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट। तो डी ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन। सी, इनकम टैक्स। 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो जो हमने कल कराया था उसके लगभग सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए। अब जो आज मैंने कराया है, एक बार पेज पलटो और देखो उसमें कोई डाउट है तो बताओ, अभी मैं ये शुरू नहीं करूँगा। आज जितना बताया है उसको रजिस्टर में देखिए, कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। और एक्टिव रहना है क्लासरूम में। हमें पता है कि अभी आप पे थोड़ा लोड है, लेकिन आप आके सर नीचे करके सो जाएंगे, थक जाएंगे तो हमारा मोटिवेशन नहीं बनेगा। आपकी एनर्जी से ही हम लोग को भी एनर्जी मिल रही होती है। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। है राजकुमार, पेज पलटो और देखो कोई जो पढ़ा है उसमें है। चुंगी कर वो तो पढ़ाऊंगा। जो टाइप ऑफ टैक्स है उसके लिए परेशान नहीं होना, वो सब पढ़ाऊंगा। आज जो पढ़ा है उसमें पूछो। हाँ हाँ, सरचार्ज पूरा सेंटर लेगा। हाँ, 14,10,000 कैसा है? ठीक। भाई जो बात करते हुए मिलेगा उसी से पूछूंगा, देख लेना फिर। तो इसलिए शांत अभी रहो। हमने कहा कि जो व्यक्ति है वो 60 लाख कमा रहा है, तो एक तरीका था डायरेक्ट 60 लाख वाले में जाते और कैलकुलेट कर देते, तो फिर इस व्यक्ति को छूट नहीं मिल पाता। तो नागरिक वो भी है। तो हमने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 4 लाख तक कमाएगा तो उसको कोई पैसा नहीं देना है। तो इसने मेहनत करके 4 लाख के क्राइटेरिया को पार किया। तो फिर इसमें हमने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ तक जितना कमाया उसमें 5% ही दो। फिर इसने मेहनत करके और क्राइटेरिया पार किया, तो हमने इसको यहाँ तक 10, यहाँ 15, इस तरीके से लेके चले। मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट 30% वाले में, खुद सोच के देखो, यदि 60 लाख वाले को तुम डायरेक्ट 30% वाले में ले जाते तो इसको 18 लाख देना पड़ता, और उस पर 10% और देना पड़ता है, यानी लगभग 19 लाख तक पहुंच जाता, और अभी छूट की वजह से वो 5 लाख फायदे में रहा। चलो उल्टा और सोच के देखो, मान लो वो 23 लाख कमाता, तो सिर्फ उसको 25% देना पड़ता, और गलती से वो 25 कमा लेता तो तुरंत उसका कितना 5% बढ़ जाता, सिर्फ 2 लाख के चक्कर में, और उसको टैक्स हो सकता है 7 लाख एक्स्ट्रा पड़ जाता। तो
तो हमने कहा ये कन्फ्यूजन ही नहीं रखना है, लेवल वाइज उसको बढ़ाएंगे। तो जब लेवल वाइज तोड़ोगे तो पहला 4 लाख, फिर 4 लाख, फिर 4 लाख, ऐसे ऐसे जोड़ोगे, अब तुम 60 लाख पहुंच जाओगे। देखो 10 और 26, 36, 4, 40, 44, 48, 52, 56, 4, 60, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन 60 पहुंच गए। तो स्लैब वाइज ही कैलकुलेट होगा। अच्छी बात यह है कि ये सब आएगा नहीं आपके एग्जाम में। हाँ, नहीं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड लिखा हुआ, अप्रत्यक्ष लिखा है। बैठो बैठो 2 मिनट। 43 नंबर क्वेश्चन बच्चे ने कहा कि कौन सा राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है ठीक, ये अच्छा बोल रहा है, कोई बात नहीं, दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड कर एज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाते हैं, एंटरटेनमेंट भी लगाते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स पूछना चाह रहा है। हाँ 60, 16 नंबर, ओके। हाँ अब देखो, बोल रहे हैं कितना परसेंट कम कर दिया गया है, तो ये पुराने बजट का क्वेश्चन है, हम नए बजट का पढ़ा रहे हैं। तो पहले 25% था तो कम करके 22% कर दिया गया था, अब 30% से कम करके 25% किया गया है। तो इस ऑप्शन वाइज इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा, डी कर दो। ये उस बेसिकली ये हर साल चेंज हो जाता है, मैं तो लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ये मजबूरी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर 25% कर लेना। चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कल मिलते हैं।